एक्चुअली खोज वाना साउथ अमेरिका की अमेरिका अमेरिका की कौन करनी चाहिए? खोज करनी चाहिए भाई साहब इंडिया की, भारत की। सब ने चाहिए जो मसालो तो हल्लो कर दियो यूरोप में कि मैं पहुंच गया इंडिया, क्योंकि मैंने चाहिए भाई साहब मसालो जो यहाँ आया था कि मसाला मिला कि यार भारत में तो खेचा कि मसाला है, मसाला चाहता तो कहीं कौन मिलो। उसने कहा मसाला मेरे को मिला, मैं आया हूँ इंडिया में। तो इसकी खोज हुई थी गलती से। भारत की खोज करते करते पहुँच गए साउथ अमेरिका यूरोपीय लोग कि तेरी गली जा रहे थे, जा निकले किसी और गली, जिस झरोखे से देखा करते तुझे वहाँ हसीनाओं की हवा चली। दिल ने बोला लौट चलें, फिर ढूंढा तुझे गली गली, एक गली जब तू मिली तो देखा तेरी डोली चली। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। ये जो साउथ अमेरिका है इस पर सबसे पहले पहुंचा था अमेरिगो वेस्पुक्की। कोलंबस से भी पहले साउथ अमेरिका पर पहुंचा था और अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर ही इस अमेरिका महाद्वीप का नाम जो है अमेरिका पड़ा है। फिर इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। पिछले वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ा, आज हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। तो जो साउथ अमेरिका है इसकी खोज गलती से हुई थी। एक यूरोपीय था जिसका नाम था कोलंबस, जो उत्तरी अमेरिका पे पहुंचा था। तो अमेरिका की खोज करने का श्रेय दिया जाता है उसे। तो जब यूरोपीय लोग खोज करवा आया तो खोज करता करता यूरोप से चलिया, अटलांटिक महासागर ने पार कर पहुंच गया कोड़ा साउथ अमेरिका। एक्चुअली खोज वाना साउथ अमेरिका की अमेरिका अमेरिका की कौन करनी चाहिए? खोज करनी चाहिए भाई साहब इंडिया की, भारत की। सब ने चाहिए जो मसालो तो भारत की खोज कर बे सब आ गया, कोई कोड़ी गया कोई कोड़ी गया। एक जनवार पहुँच गयो साउथ अमेरिका में, आ गयो साहब तट पर आता है क्योंकि हाँ साहब पहुँच गया, आ गया साउथ अमेरिका। तो जब वो अंडा आयो हल्लो कर दियो यूरोप में कि मैं पहुँच गया इंडिया, क्योंकि इंडिया की खोज कर भी तो आ रहा था। तो अंडा का खेद दिया कि अंडा का जो लोग बाग सोचा इंडियंस, मतलब एक्चुअल में इंडिया नहीं था, साउथ अमेरिका था, लेकिन यहाँ के लोगों को उसने कह दिया इंडियंस और मैं आ गया अमेरिका ओ इंडिया। फिर धीरे धीरे एक वास्को डिगामा गियो भारत की खोज करवे, वह जा पूछो साउथ अफ्रीका और ऊंडा मल गयो ने गुजराती जो व्यापार कर बाएड़ो जो। अब गुजराती से थोड़ी बातचीत हुई और पूछे यार कोड़े जा रही हो कहीं ले बायो छे? तो आखियो यार मैं भारत जा रही हूँ यार, मैंने चाहिए भाई साहब मसालो। तो यार भारत से तो मैं आई जो चाल मार ले रहे। वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा को उस गुजराती ने व्यापारी ने ले गया इंडिया के कोलन बंदरगाह पर और वहाँ जाके उसने मसालों का व्यापार किया और फिर जाके बोला इससे जो यहाँ आया था कि मसाला मिला कि यार भारत में तो खेचा कि मसाला है, मसाला चाहता तो कहीं कौन मिलो। उसने कहा मसाला मेरे को मिला, मैं आया हूँ इंडिया में, तो तू पता नहीं कहाँ चला गया। फिर उसने यूरोप जाके बोला कि मैं मसाला लेके आ गया इंडिया से। और फिर कि बोका तू कहाँ गया था कि यार मैं भी गयो चो कोड़ी न कोड़ी तो पड़ा इंडिया कौन चो। इसकी खोज हुई थी गलती से। भारत की खोज करते करते पहुंच गए साउथ अमेरिका यूरोपीय लोग कि तेरी गली जा रहे थे, जा निकले किसी और गली, जिस झरोखे से देखा करते तुझे वहाँ हसीनाओं की हवा चली। दिल ने बोला लौट चलें, फिर ढूंढा तुझे गली गली, एक गली जब तू मिली तो देखा तेरी डोली चली। अंडा का लोग बागा ने इंडियन इंडियन खेब लग गया यूरोपीय। और तुमको पता है कि सारा जो वर्ल्ड है वो यूरोप केंद्रित है, वो लोग यूरो केंद्रित करना चाहते थे। तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, रियल इंडियंस तो वही है जो इंडिया में है, जो वास्को डिगामा गया था। तो यहाँ के लोगों को भी वो इंडियंस बोलना शुरू कर चुके थे। तो यहाँ के लोगों को जब इंडियंस बोलना शुरू कर चुके तो इंडियंस किसको बोले? जो इंडिया में है उसको बोले, जो यहाँ पे साउथ अमेरिका में उसको बोले। तो ये लोग है ना, इनकी स्किन थोड़ी रेड रेड कलर की, ऐसे तमाचा मारोगे तो खून दिखाएगा ऐसे कैसे, तो रेड रेड, तो इनको रेड इंडियंस कहने लग गए कि हाँ चलो वो रेड इंडियंस है और रियल इंडियंस तो वही है जो भारत में निवास करते हैं। यहाँ का जो मूल निवासी है आज भी वो मूल निवासियां ने क्या चापा रेड इंडियंस। तो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? साउथ अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियंस, लाल भारतीय, रेड इंडियंस। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। तो सबसे पहले तो साउथ अमेरिका का जो
भौगोलिक क्षेत्र है वो देखते हैं। साउथ अमेरिका के ऊपर में यहाँ से एक पनामा नहर गुजरती है, पनामा नहर के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर में मध्य अमेरिका है और ऊपर में जो है उत्तर अमेरिका है, मध्य अमेरिका वेस्ट इंडीज़ वाला इलाका। यहाँ पर एक द्वीप नीचे नीचे टिएरा डेल फ्यूगो, जिसको मेगलन जल संधि अलग करती है। पहले भी बताया था, एटलस को और बैठो सभी, और एटलस में हाईलाइट करता रहियो, यदि पड़ेगी पार। तो नीचे नीचे द्वीप में लगो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, देखो सभी, और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप और साउथ अमेरिका के बीच में एक जल संधि में लगी मेगलन जल संधि, जो टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को साउथ अमेरिका से अलग करती है। इधर है प्रशांत महासागर पश्चिम की तरफ, और पूर्व की तरफ पूरा है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब हम इसके पठार पर्वत ये सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पर्वत। तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से पर्वत है? पहला, अगर जो पर्वत के बारे में देखते हैं तो पहला जो पर्वत आता है वो आता है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत। रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। जो एंडीज पर्वत है विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी वलित जो पर्वत श्रृंखला है वो है रॉकी पर्वत। देखो, ये देश है वेनेजुएला, ये देश है कोलंबिया, ये देश है इक्वेडोर, ये है पेरू, ये है उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, और ये है चिली। इसकी जो आकृति है चिली की तरह, मिर्ची की तरह से, इसको चिली कहते हैं। और ये है अर्जेंटीना। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये शुरू होती है किससे? वेनेजुएला से। वेनेजुएला से कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, यहाँ तक जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो 7 देशों में फैली हुई है। ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है 7 देशों में फैली हुई है। हाईलाइट करो कौन कौन से देश। सबसे पहला देश वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वेडोर, फिर पेरू, फिर बोलीविया, फिर चिली और अर्जेंटीना। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ा कि 7 देशों में फैली हुई है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला पे अगर हम चोटियों की बात करें तो 4 ज्वालामुखी पर्वत है इस पर, मतलब 4 ज्वालामुखी चोटियां हैं। इक्वेडोर में है 2, तो कोटोपेक्सी और चिम्बेराजो। इक्वेडोर में देखो सभी, एक तो है कोटोपेक्सी, एक है चिम्बेराजो। इक्वेडोर में 2 पर्वत चोटियां मिलेगी, कोटोपेक्सी, चिम्बेराजो। हाईलाइट करो सबने और याद रखो, क्रम पूछा जाता है, कोटोपेक्सी, चिम्बेराजो। और ये जो अर्जेंटीना है और चिली है, इसकी सीमा पर 2 पर्वत चोटियां मिलेगी। एक तो है माउंट एकांकागुआ, एक है ओजस डेल सलाडो। तो माउंट एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण अमेरिका है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। एक्चुअली में दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। ठीक है, तो 4 चोटियां कौन कौन सी? इक्वेडोर में 2 चोटियां कौन कौन सी? कोटोपेक्सी, चिम्बेराजो। 2 चोटियां इक्वेडोर में मिल गई। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर 2 चोटी कौन कौन सी? माउंट एकांकागुआ और ओजस डेल सलाडो। ठीक है, तो 4 चोटियां हाईलाइट कर लिया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं, पर्वत के बाद में देखते हैं पठार की। पठार कौन कौन से हैं यहाँ पर? अगर पठार की बात करते हैं तो जो वेनेजुएला है, इस वेनेजुएला में एक पठार है। वेनेजुएला में जो पठार है गुयाना का पठार। देखो ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के पूर्वी भाग में जो पठार है वो है ब्राज़ील का पठार, सबसे बड़ा पठार है। जो दक्षिणी अमेरिका है उसका सबसे बड़ा पठार है ब्राज़ील का पठार। और इस तो ये तो पठार हो गया, कौन सा पठार? ब्राज़ील का पठार। ये हो गया मोंटे ग्रासो का पठार। मिलेगा सभी को, हाईलाइट करो। 3 पठार हो गए, कौन कौन से? वेनेजुएला में कौन सा पठार हो गया? गुयानो का पठार। ब्राज़ील के पूर्वी हिस्से में जो सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा पठार हो गया? ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील के पश्चिमी हिस्से में हो गया मोंटे ग्रासो का पठार। ठीक है, देखो ये देश है बोलीविया, ये देश है पेरू। बोलीविया और पेरू की सीमा पर तुमको एक पठार मिलेगा, बोलीविया का पठार। और ये जो पूरा अर्जेंटीना है, इस अर्जेंटीना में मिलेगा पेंटागोनिया का पठार। बोलीविया और पेरू की सीमा पर बोलीविया का पठार और अर्जेंटीना में जो है पेंटागोनिया का पठार। तो 5 पठार है एक्चुअली में। ये जो ब्राज़ील का पठार है, इस पठार से क्या क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर कॉफ़ी की जाती है भाई, कॉफ़ी की खेती की जाती है, कॉफ़ी के बागान है यहाँ पर। ठीक है, तो गुयानो का पठार हो गया, ये मोंटे ग्रासो का पठार हो गया,
ब्राज़ील का पठार हो गया, बोलीविया का पठार हो गया, और ये पठार हो गया कौन सा, पेंटागोनिया का पठार जो अर्जेंटीना में। बोलीविया का पठार जो है, इस पर एक झील है टिटिकाका झील, जो बोलीविया के पठार के ऊपर स्थित है, अर्थात विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये तो ठीक है, और एक चीज़ और है कि इस झील में नाव चलती है, शिप ट्रांसपोर्ट होता है। तो शिप ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। यह जो सबसे ऊंची विश्व की नौकागम्य झील है टिटिकाका झील, इसको हनीमून झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पठार पढ़ लिया। अब हम देखते हैं झीलें। अगर झीलों की बात करते हैं तो जो बोलीविया है और पेरू के पठार पर जो झील है वो तो हमने देख ली, कौन सी झील है, टिटिकाका झील, जो सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। अगर नदियों की बात करते हैं तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जो ब्राज़ील में प्रवाहित होती है, उसका नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में तो सबको पता ही होगा। अमेजन नदी जल भराव की दृष्टि से, कैचमेंट एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और इसे अगर लंबाई के सेंस में देखते हैं तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये जल भराव, जल की दृष्टि में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जल किसमें, तो अमेजन नदी में। यहाँ पर अमेजन नदी बेसिन में यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा के आसपास अमेजन नदी बेसिन में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अमेजन वर्षावन या सेलवास वन। अमेजन के जो वन हैं उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि 21% जो ऑक्सीजन है पूरी वर्ल्ड को वो अमेजन वर्षावन से ही मिलती है। जितनी ऑक्सीजन है उसकी 21% ऑक्सीजन यहीं से मिलती है। लेकिन आज ये जो पृथ्वी के फेफड़े हैं वो ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि अमेजन वर्षावन में कभी आग लगती रहती है, कभी इनको काटते रहते हैं, कभी ये जल जाते हैं, तो इनकी भी हालत बहुत ख़राब है। ये जो ब्राज़ील का पठार है, ब्राज़ील के पठार के दक्षिण से एक नदी निकलती है और ये निकल के उत्तर की तरफ बहती हुई, ये जो साओ फ्रांसिस्को नदी है ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से से निकलती है और उत्तरी हिस्से तक जाती है, अर्थात ये दक्षिणी हिस्से को उत्तरी हिस्से से जोड़ती है। हाईलाइट करो, सबने मिल गई साओ फ्रांसिस्को। तो ब्राज़ील का दक्षिणी हिस्सा ने उत्तरी हिस्सा से जोड़े है, अर्थात राष्ट्रीय एकता की नदी कहा जाता है। इसको एकता बनाए रखने का संदेश देती है कि दक्षिण उत्तर कुछ नहीं है, सब एक है। तो दक्षिणी हिस्से को उत्तरी हिस्से से जोड़ती है, इसको राष्ट्रीय एकता की नदी कहा जाता है। अमेजन नदी हो गई, साओ फ्रांसिस्को नदी हो गई। यहीं से एक नदी और निकलती है ब्राज़ील के पठार से और प्रवाहित होते हुई नीचे की तरफ जाती है, यह है उरुग्वे। उरुग्वे से एक नदी निकलती है, पराग्वे से एक नदी निकलती है, और यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है पराना नदी। और तीनों नदियाँ मिलकर के आगे बढ़ती है। ये जो तीनों नदियों का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है त्रियाब। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, 3 नदियों के बीच का क्षेत्र त्रियाब, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब, जो अब पंजाब में भी 3 ही नदियाँ बची है, पाकिस्तान में चला गया। तो ये जो त्रियाब है इसको कहा जाता है लापलाट का मैदान। लापलाट के मैदान में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, इनमें 3 नदियाँ बहती है। एक तो है पराना, एक है पराग्वे और एक है उरुग्वे। ये 3 नदियाँ इसमें प्रवाहित होती है। इन तीनों नदियों को लापलाट नदियों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लापलाट के मैदान में कौन सी नदियाँ बहती है या कौन सी नदी नहीं बहती है, या लापलाट नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, कौन सी नदी नहीं जानी जाती है। तो याद रखने की बात है, ठीक है। ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वेनेजुएला में एंडीज पर्वत श्रृंखला में एक नदी निकलती है और उत्तर की तरफ बहती है। ये जो नदी है ये पेट्रोलियम के भंडार के लिए जानी जाती है, वेनेजुएला में बहती है और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार के लिए जानी जाती है। और वेनेजुएला में एक झील भी है, मरकाइबो झील, ये भी पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। एक खारे पानी की झील है, मरकाइबो झील जो है खारे पानी की झील है और ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो पूरा देश है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तुमको पता होगा ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनीज, जिसके 5 सदस्य मेंबर हैं विस्की। इसमें सबसे पहला है वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। ये 5 देश है जो इसके फाउंडर है ओपेक के। तो उसमें से एक वेनेजुएला। तो पेट्रोलियम के लिए वेनेजुएला बहुत फेमस देश है। तो पेट्रोलियम के लिए इसमें जो नदी बहती है वो ओरेनिको नदी है जो पेट्रोलियम भंडार के लिए जाती है। इसमें एक झील भी है मरकाइबा झील, ये झील भी पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है। और एक झील टिटिकाका झील है, तूने बताया पढ़ा था भी, बोलीविया के पठार पर स्थित होने के कारण विश्व की सबसे ऊंची झील है, नौकागम्य झील है और इसको हनीमून झील भी कहा जाता है। मरुस्थल की बात करते हैं, अभी करते हैं मरुस्थल की बात।
अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं तो ये देश है पेरू, और ये देश है बोलीविया, और ये देश है चिली। तो पेरू और चिली की सीमा पर दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। ये जो अटाकामा मरुस्थल है दक्षिणी पेरू और चिली की सीमा पर है। यहाँ पर एक जलधारा बहती है, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, जो ठंडी जलधारा है। तो जो अटाकामा मरुस्थल है एक ठंडा मरुस्थल है, एक शुष्क मरुस्थल है। देखो जो ठंडा मरुस्थल होता है वो हमेशा शुष्क मरुस्थल होता है। और यहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाता है, अटाकामा में एक क्षेत्र पाया जाता है अरीका, जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। पिछले 57-58 सालों से यहाँ पर एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। तो जो अगर किसी क्षेत्र से ठंडी जलधारा जाती है तो उसकी वायु में स्थित जो जलवाष्प वो ठंडी होकर ज़मीन पर आ जाती है। तो वायु में जलवाष्प अर्थात नमी की मात्रा नहीं रह पाती, जो वायु है पूरी शुष्क रहती है वहाँ की। तो ये जो जलधारा है इस पूरे मरुस्थल को ठंडा कर देती है, अर्थात शुष्क कर देती है। जो ठंडा होगा वो शुष्क होता है। जो तुमने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में हमारे स्किन फट जाती है, होंठ फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में जो नमी थी वो तो ठंडी होकर नीचे बैठ गई, हवा में कोई नमी नहीं है। जब हवा, सूखी हवा हमारे चेहरे से टकराती है तो चेहरे की नमी को लेकर के उड़ जाती है और हमारा चेहरा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के कारण फटने लगता है। तो ये जो मरुस्थल है सूखा मरुस्थल है। यहाँ का एक क्षेत्र है अरीका क्षेत्र, जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। और ये जो अरीका क्षेत्र है यहाँ पर बारिश नहीं होती है। पिछले 58 सालों से तो बारिश नहीं हुई है, 57-58 सालों से। ठीक है। अर्जेंटीना में यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है पेंटागोनिया का मरुस्थल। अर्जेंटीना में एक मरुस्थल है पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है यहाँ पर जो एंडीज पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया के कारण, और यहाँ से एक जलधारा जाती है फॉकलैंड जलधारा, एक ठंडी जलधारा है, उसके कारण ये जो मरुस्थल है ये भी एक शुष्क मरुस्थल है। ठीक है। गुयाना का पठार है। गुयाना के पठार में बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। ब्राज़ील के पठार में क्या होती है? कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और ये जो मोंटे ग्रासो का पठार है यहाँ पर भी कॉफ़ी के उत्पादन होते हैं। ब्राज़ील के पठार में लौह अयस्क भी पाया जाता है। एटलस पे लिख लेना साइड में। अटाकामा के मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। नाइट्रेट से क्या बनाया जाता है? उर्वरक बनाया जाता है, और नाइट्रेट गुआनो पक्षी की भीड़ से प्राप्त होता है। तो हमने अभी पढ़ा साउथ अमेरिका के बारे में। जो इसकी जो और डिटेलिंग है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।